मैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हूँ, तो मेरा ईपीएफ अकाउंट है और मैं म्यूचुअल फंड्स में भी काफी समय से इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो जब ये दोनों है तो क्या मुझे पीपीएफ भी कंसिडर करना चाहिए या एनपीएस की तरफ जाना चाहिए या चारों में इन्वेस्ट करना चाहिए? से एक बात तो क्लियर है कि मैं 100% म्यूचुअल फंड्स ओरिएंटेड अपना पोर्टफोलियो नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि अगर मार्केट 20% भी गिरा तो तुरंत मेरे पोर्टफोलियो के 100 रुपए 80 रुपए ही रह जाएंगे। मुझे एक बैलेंस चाहिए, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो मार्केट से लिंक्ड हो लेकिन उतने रिस्की ना हो, जैसे एनपीएस, या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो मार्केट से लिंक्ड ही ना हो, मतलब काफी स्टेबल। तो अदर देन म्यूचुअल फंड्स आई वुड डेफिनेटली नीड ईपीएफ, पीपीएफ एंड एनपीएस। लेकिन इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है, ये एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं। सबका लॉक इन, विड्रॉल कंडीशंस, टैक्स, कॉस्ट सब अलग अलग होता है। इसी चीज को समझने और समझाने के लिए हम आप तक ये वीडियो लाए हैं, जिसमें हम इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स के ना सिर्फ बारे में जानेंगे बल्कि एक दूसरे से अलग कैसे हैं और क्या पर्पस सर्व करते हैं ये भी देखेंगे। और लास्ट सेक्शन में हमारी रिसर्च टीम ने एक इंटरेस्टिंग चीज की है। टीम के 4 लोगों ने ये टेस्ट किया कि अगले 25 साल तक अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए हर महीने 10,000 सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस या म्यूचुअल फंड्स जैसे टूल्स के थ्रू, तो चारों इंस्ट्रूमेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे और इंडिविजुअली कितना नेट कॉर्पस देंगे ये भी देखा है। लेकिन अब आपको भी कुछ करना है, नो चीटिंग। अभी वीडियो पॉज करो और गेस करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या रिजल्ट होगा। तो चलिए इन टूल्स को इन डिटेल में वन बाय वन समझते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। वील स्टार्ट विद ईपीएफ। जैसे ही आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब ज्वाइन करते हो, ईपीएफ अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इसमें 2 लोग पैसा डालते हैं। पहले आप, मतलब एम्प्लॉय, जो कि अपने बेसिक सैलरी का 12% डिपॉजिट करता है, और दूसरी होगी आपकी कंपनी, वो भी सेम 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स सिस्टमैटिकली बिल्ड होती रहती है बिना हर महीने एक्टिव डिसीजन लेने की जरूरत के। लेकिन ईपीएफ में एक प्रैक्टिकल लूप होल भी है जो शायद आपको नहीं पता है। अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो ईपीएफ का 12% फुल सैलरी पर देना कंपलसरी नहीं होता। आप चाहो तो ईपीएफ को सिर्फ बेसिक 15,000 पर कैलकुलेट करवा सकते हो। इसका मतलब 12% ऑफ 15,000 1800 पर मंथ तक का लिमिट कर सकते हो, चाहे आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी 40,000 या 60,000 ही क्यों ना हो। इसलिए काफी लोग ईपीएफ को मिनिमम 1800 पर मंथ पर कैप कर देते हैं ताकि इन हैंड सैलरी ज्यादा है। लेकिन यही एक सटल बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है। एम्प्लॉयर यानी कंपनी का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन सैलरी से पहले ईपीएफ में जाता है, मतलब आपके हाथ में सैलरी आए उससे पहले कंपनी ईपीएफ में पैसा डिपॉजिट कर देती है। इसीलिए ये एम्प्लॉय के करंट इनकम में काउंट नहीं होता और इमीडिएट टैक्स नहीं लगता। प्रैक्टिकली ये एक टैक्स एफिशिएंट कंट्रीब्यूशन होता है। पर वही एम्प्लॉय, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। वो कंट्रीब्यूशन सैलरी आपके हाथ में आने के बाद ईपीएफ में जाता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट टैक्स फ्री नहीं होता। ओल्ड टैक्स रेजिम में एम्प्लॉय ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को सेक्शन 80C के अंडर रुपीस 1.5 लाख तक डिडक्ट करके टैक्स फ्री बना सकते थे। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में ये बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोचिए आपकी सैलरी 1 लाख है और बेसिक 50,000 है। कंपनी 12% ऑफ बेसिक यानी 6,000 डायरेक्टली ईपीएफ में डाल देता है बिना किसी टैक्स के। अब टैक्स लगता है सिर्फ 94,000 पर, रुपीस 1 लाख पर नहीं। ये स्टेप के बाद एम्प्लॉय, मतलब आपका, रुपीस 6,000 ईपीएफ में डिडक्ट होता है। सिंपल शब्दों में, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री इन्वेस्ट होता है एम्प्लॉय का टैक्स के बाद। और यही पॉइंट ईपीएफ का सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ सेविंग्स रूल बेस्ड और ऑटोमेटिक होती है, इंडिविजुअल बिहेवियर पर कम डिपेंड करती है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि ईपीएफ एक ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है। At 8.25% रिटर्न्स पर एनम, ईपीएफ रिलेटिवली स्टेबल और लो रिस्क रिटर्न्स देता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। ऑल्सो ईपीएफ को और डिटेल में समझने के लिए लॉक इन और विड्रॉल रूल्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ईपीएफ का कोई फिक्स लॉक इन पीरियड नहीं होता जैसे पीपीएफ का होता है, लेकिन विड्रॉल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से लिंक्ड होते हैं। जब तक आप एम्प्लॉयड होते हैं ईपीएफ से फुल विड्रॉल अलाउड नहीं होता। अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो 75% पीएफ तुरंत निकाल सकते हो और बाकी 25% 12 महीने अनएम्प्लॉयमेंट के बाद, जबकि रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी या फॉरेन माइग्रेशन पर फुल विड्रॉल अलाउड है। सिर्फ 12 महीने की सर्विस के बाद आप 3 क्लियर कैटेगरीज जैसे एसेंशियल नीड्स, हाउसिंग और स्पेशल केसेस जैसे कि परमानेंट डिसेबिलिटी, सीरियस इनकैपेसिटेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट और परमानेंट माइग्रेशन अब्रॉड के अंडर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से ईपीएफ का ट्रीटमेंट कंडीशंस के साथ फेवरेबल है।
अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट कर लेते हो, जिसमें जॉब चेंज के बाद ईपीएफ ट्रांसफर भी काउंट होता है, तो ईपीएफ विड्रॉल पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। लेकिन 5 साल से पहले विड्रॉल करने पर अमाउंट टैक्सेबल हो सकता है, और अगर अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस भी अप्लाई हो सकता है। सिंपल टर्म्स में, ईपीएफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का स्टेबल फाउंडेशन बनाते हैं, जो रिलायबल, प्रेडिक्टेबल तो है लेकिन ग्रोथ फोकस्ड नहीं है। अब आते हैं हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का फेवरेट लॉन्ग टर्म सेविंग्स टूल पर, जो कि है पीपीएफ। और ऑनेस्टली उनकी इस सोच के पीछे एक सॉलिड वजह भी है। पीपीएफ एक सॉवरेन बैक्ड लॉन्ग टर्म सेविंग्स ऑप्शन है, जहां आपको 7.1% तक गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है, और ये रेट 2020 के बाद से लगातार स्टेबल रहा है, जबकि पहले कुछ सालों तक ये 7.6 टू 8.8% के बीच बदलता आया था। गवर्नमेंट बैकिंग की वजह से क्रेडिट रिस्क प्रैक्टिकली नहीं होता। इस सेंस में पीपीएफ और ईपीएफ का कैरेक्टर काफी सिमिलर है, क्योंकि ईपीएफ भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड है और डिफॉल्ट रिस्क काफी लो माना जाता है। दोनों का रोल सेफ मनी का होता है, ग्रोथ इंजन का नहीं होता। लेकिन इनमें एक की डिफरेंस भी है। ईपीएफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए ऑटोमेटिक होता है, जबकि पीपीएफ कंप्लीटली वॉलंटरी है। आप खुद डिसाइड करते हो कब और कितना इन्वेस्ट करना है। इसीलिए पीपीएफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स या उन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होता है जिनके पास ईपीएफ का एक्सेस नहीं होता। टैक्सेशन के एंगल से पीपीएफ का स्ट्रक्चर काफी क्लीन और सिंपल है। कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और मेच्योरिटी तीनों स्टेजेस पर पीपीएफ टैक्स फ्री होता है, जब तक रूल्स फॉलो किए जाते हैं। ईपीएफ भी लार्जली टैक्स एफिशिएंट होते हैं, लेकिन वहां एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख पर ईयर से ज्यादा होने पर इंटरेस्ट टैक्सेबल हो सकता है। पीपीएफ में ऐसा कोई थ्रेशोल्ड बेस्ड कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। इसी के साथ ही मेच्योरिटी पर या 15 साल के बाद जो एक्सटेंशन पीरियड कंप्लीट होता है, उस पे भी 100% लमसम विड्रॉल पॉसिबल होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ईपीएफ और पीपीएफ काफी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप चाहें तो पीपीएफ के लॉक इन, एक्सटेंशंस, पार्शियल विड्रॉल्स और टैक्स प्लानिंग पर हम एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं। कमेंट डाउन इफ यू वांट दैट वीडियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनपीएस की। यहाँ पर अक्सर एक आर्ग्यूमेंट आता है कि जो इन्वेस्टर्स पीपीएफ जैसे कंजर्वेटिव ऑप्शंस देख रहे हैं, उन्हें एनपीएस को भी सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। सरफेस लेवल पर यह बात लॉजिकल लगती है, क्योंकि एनपीएस भी एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फोकस प्रोडक्ट है। लेकिन एनपीएस को सही कंटेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी होता है। एनपीएस एक डिफरेंट कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट है। ये सिर्फ सेविंग्स प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सेविंग स्कीम है। इसमें एसेट एलोकेशन पहले से डिफाइंड होती है, इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बीच। इन्वेस्टर्स के पास चॉइस होती है, या तो एलोकेशन खुद मैनेज करे या ऑटो ऑप्शन चूज करे, जहां एज के साथ इक्विटी एक्सपोजर ग्रेजुअली कम होते रहता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, वर्किंग ईयर्स में रिटर्न ओरिएंटेड एलोकेशन और रिटायरमेंट के करीब रिस्क रिडक्शन। कॉस्ट पर्सपेक्टिव से एनपीएस काफी एफिशिएंट है। एक्सपेंस रेशियोज लो होते हैं और प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा है कि मिस सेलिंग का स्कोप लिमिटेड रहता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ एक क्लियर ट्रेड ऑफ भी आता है, जो है लिक्विडिटी। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रिटायरमेंट एज से पहले फुल विड्रॉल अलाउड नहीं होता। पार्शियल विड्रॉल सिर्फ आप बच्चों की एजुकेशन या शादी, घर खरीदना बनाना, सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कैंसर, ट्रांसप्लांट, डिसेबिलिटी से जुड़े खर्चे, स्किल डेवलपमेंट या अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू करने जैसे स्पेसिफिक लाइफ गोल्स के लिए कर सकते हो। रिटायरमेंट एज यानी 60 साल पर भी एनपीएस से पूरा कॉर्पस फ्रीली विड्रॉल नहीं किया जा सकता। काफी टाइम तक सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म यही रही कि 40% कॉर्पस कंपल्सरीली एन्युटी में लॉक हो जाता है। लेकिन दिसंबर 2025 के अपडेटेड रूल्स ने ये इक्वेशन काफी इंप्रूव कर दी है। एलिजिबल नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए मैंडेटरी एन्युटाइजेशन 20% तक रिड्यूस हो गया है और 80% तक लमसम विड्रॉल पॉसिबल हो गया है। इस चेंज के बाद एनपीएस पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बन चुका है। टैक्स पर्सपेक्टिव से भी एनपीएस स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन देता है। कंट्रीब्यूशन स्टेज पर रुपीज 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C के साथ एडिशनल 50,000 का एक्सक्लूसिव बेनिफिट सेक्शन 80CCD 1B के अंडर मिलता है। रिटायरमेंट के टाइम लमसम विड्रॉल लार्जली टैक्स फ्री होता है, जबकि एन्युटी से मिलने वाली इनकम टैक्सेबल होती है। यहां से ईपीएफ और पीपीएफ के साथ रियल डिफरेंस समझ में आता है व्हेन इट कम्स टू एनपीएस। ईपीएफ और पीपीएफ प्राइमरीली अक्यूमुलेशन फेज के टूल्स हैं, जहां फोकस कैपिटल सेफ्टी, प्रेडिक्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर होता है। लिक्विडिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है, लेकिन कंट्रोल रूल बेस्ड होता है। लेकिन सबसे बड़ा गैप रिटायरमेंट के बाद आता है। ये टूल्स आपको रेडीमेड पोस्ट रिटायरमेंट इनकम फ्रेमवर्क नहीं देते। विड्रॉल्स का पूरा डिसीजन इन्वेस्टर पर होता है, जो वॉलेटाइल मार्केट्स में इमोशनली काफी टफ हो सकता है। एनपीएस यहीं पर डिफरेंशिएट करता है। मैंडेटरी एन्युटी कंपोनेंट रिटायरमेंट के बाद
रेगुलर प्रेडिक्टेबल इनकम इंश्योर करता है। अगर आप एनपीएस के एसेट एलोकेशन, विड्रॉल रूल्स और टैक्स ट्रीटमेंट को और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो इस पर हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपने एक बेस तो क्रिएट कर लिया, पर हमें उसे आगे भी तो बिल्ड करना है। यहां पर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पूरे इन्वेस्टमेंट सेटअप का लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इंजन होते हैं। इक्विटी एक्सपोजर का प्राइमरी काम होता है इन्फ्लेशन को क्लियरली बीट करना और लॉन्ग टर्म में रियल वेल्थ क्रिएट करना। लेकिन इसके साथ वॉलिटिलिटी भी आती है और इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को स्टेबिलिटी के लिए नहीं, अक्यूमुलेशन फेज के लिए यूज किया जाता है। एसआईपी के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टिंग होती है, डिसिप्लिन बनता है और मार्केट साइकिल्स के अक्रॉस कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन ये बेनिफिट तभी मिलता है जब म्यूचुअल फंड्स को सही तरीके से यूज किया जाए। रियलिटी ये है कि म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस सिर्फ मार्केट से डिसाइड नहीं होता, इन्वेस्टर बिहेवियर उससे ज्यादा इंपैक्ट करता है। जब मार्केट ऊपर होता है, कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। लोग बिना प्लान के एसआईपी शुरू कर देते हैं या एक ही बार लमसम में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी अक्सर मार्केट के हायर लेवल्स पर। फिर जब मार्केट गिरता है, फियर डोमिनेट करता है, एसआईपी स्टॉप हो जाती है या पैनिक में रिडेम्पशन हो जाता है। सस्ते लेवल्स पर इन्वेस्ट करने के बजाय लॉसेस लॉक हो जाते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक है शॉर्ट टर्म ऑब्सेशन। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए बने होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स हर महीने रिटर्न्स चेक करते रहते हैं। थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाने की फंड स्विच कर दिया, इस प्रोसेस में कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा ही टूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड तो सही है, इशू इन्वेस्टर बिहेवियर का होता है। वहीं लिक्विडिटी के मामले में म्यूचुअल फंड सबसे फ्लेक्सिबल होते हैं। ईएलएसएस को छोड़कर इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स में कोई लॉन्ग लॉक इन नहीं होता। आप यूनिट्स कभी भी रिडीम कर सकते हो। ईएलएसएस स्पेसिफिकली टैक्स सेविंग फंड है जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है। लेकिन टैक्सेशन भी समझना जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स में सेक्शन 80C का बेनिफिट सिर्फ ईएलएसएस फंड्स के साथ मिलता है, वो भी 1.5 लाख तक। बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद 1.25 लाख से ऊपर के बुक्ड गेन्स पर 12.5% एलटीसीजी टैक्स लगता है और 1 साल से पहले बेचने पर 20% एसटीसीजी अप्लाई होता है। तो ये थे हमारे 4 इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी क्विक समरी आपको ये टेबल से मिल जाएगी। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। तो थियोरेटिकली आप ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर मैं पूछूं इनमें से बेस्ट कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि उसका रिटर्न सबसे ज्यादा होता है। चलिए इसी कंफ्यूजन को इस टेबल से समझते हैं। यस, ये वही सेक्शन है जिसका रिजल्ट जानने के लिए हमारी रिसर्च टीम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। तो मान लीजिए आपकी उम्र 35 साल है और आप 60 साल की एज पर रिटायर होना चाहते हैं और अगले 25 साल तक आप अपने रिटायरमेंट के लिए हर महीने 10,000 सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस या म्यूचुअल फंड जैसे टूल्स के थ्रू। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है 30 लाख। सेम टेन्योर, सेम डिसिप्लिन। सबसे पहले ईपीएफ को देखें तो अराउंड 8.25% के रिटर्न्स के साथ 25 साल बाद कॉर्पस बनता है लगभग 99.7 लाख का। और अच्छी बात यह है कि विड्रॉल के टाइम पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब एनपीएस पर आते हैं। अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए 10% एनुअल रिटर्न अज्यूम करें तो 25 साल बाद फाइनल कॉर्पस पहुंच जाता है लगभग 1.33 करोड़। करंट विड्रॉल फ्रेमवर्क के हिसाब से रिटायरमेंट पर अप टू 80% अमाउंट लमसम विड्रॉएबल होता है जो कि टैक्स फ्री है, जबकि मिनिमम 20% कॉर्पस एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ता है जो आगे जाकर रेगुलर इनकम जनरेट करता है। पीपीएफ को देखें तो ये सबसे सेफ ऑप्शन है। रिटर्न थोड़ा कम है अराउंड 7.1%, लेकिन फिर भी 25 साल बाद कॉर्पस बनता है लगभग 82.8 लाख का और वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री। स्टेबिलिटी के लिए ये अपनी जगह स्ट्रांग है। अब फाइनली म्यूचुअल फंड्स। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए 12% का एनुअल रिटर्न मान ले तो पिक्चर यहीं से क्लियरली चेंज हो जाती है। 25 साल बाद यहाँ कॉर्पस पहुंच जाता है लगभग 1.89 करोड़ तक। हाँ, निकालते वक्त 12.5% का एलटीसीजी टैक्स लगता है और इस कैलकुलेशन में हमने 1.25 लाख का एग्जेम्पशन भी ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद टोटल टैक्स अराउंड 19.8 लाख बनता है, लेकिन फिर भी टैक्स देने के बाद जो कॉर्पस आता है वो लगभग 1.7 करोड़ का होता है, जो बाकी सब ऑप्शन से काफी आगे निकल जाता है। तो जब हम इस कंपैरिजन को प्रैक्टिकली देखते हैं, ये बात क्लियर हो जाती है कि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इवन टैक्स के बाद। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्वेस्टिंग का सही तरीका सिर्फ यही पैसा लगाना है। म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी भी होती है, ऊपर नीचे मूवमेंट्स आते हैं और ये सबके कंफर्ट लेवल के लिए नहीं होते। एज एन इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस। पीपीएफ और ईपीएफ जैसे ऑप्शन स्टेबिलिटी और सेफ्टी देते हैं, एनपीएस रिटायरमेंट के लिए डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं और म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का काम करते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ। हर प्रोडक्ट का अपना रोल है और सही रिजल्ट तभी मिलता है जब ये सब मिलकर काम करते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग का सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। सही सवाल ये है कि क्या आपका पोर्टफोलियो आपके गोल्स,
रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन के हिसाब से बना हुआ है या नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में वॉलिटिलिटी को समझकर पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ लिया गया सही बैलेंस ही असली वेल्थ क्रिएट करता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने चारों इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए। आपकी प्लानिंग ये नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या ऐड करूं और क्या नहीं, प्लानिंग वो राइट मिक्स होना चाहिए। ईपीएफ एंड पीपीएफ आपके पोर्टफोलियो का सेफ्टी नेट होते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन और प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए। एनपीएस रिटायरमेंट के लिए डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर देता है, स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट इनकम के एंगल से। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का इंजन है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर का फोकस मैक्सिमम रिटर्न चेस करना नहीं, बल्कि वॉलिटिलिटी के साथ भी इन्वेस्टेड रह पाना होता है, और ये तब पॉसिबल होता है जब पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ दोनों का बैलेंस हो। सही पोर्टफोलियो वही है जो मार्केट गिरने पर भी आपको पैनिक ना करने दे। अब आप बताओ, इनमें से कौन कौन से अकाउंट्स आपके नाम पर ऑलरेडी एक्टिव हैं? ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस या म्यूचुअल फंड्स? ऑल्सो गोज विदाउट सेइंग, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, और ऐसे ही प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.